आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर जो सीएल कंपनी के माध्यम से बनाया गया है उसके विषय में विस्तार से बताऊंगा। सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर को हम लोग प्लेन ट्रैक जहां पर पॉइंट जोन ना हो वहां पर लगा सकते हैं। किसी कन्वेंशनल प्लेन ट्रैक के ड्यूल डिटेक्शन में लगा सकते हैं, मतलब कन्वेंशनल ट्रैक भी काम करेगा। उसके साथ ही साथ पैरेलल में हम SHDAC को लगा देंगे। अगर कन्वेंशनल ट्रैक फेल होता है तो SHDAC के माध्यम से ट्रेनों का मूवमेंट होता रहेगा। अगर SHDAC फेल होता है तो कन्वेंशनल ट्रैक के माध्यम से ट्रेनों का संचालन होता रहेगा। जब तक दोनों चीज़ें फेल नहीं होंगी तब तक ट्रेनों पे कोई प्रभाव उस ट्रैक का, जिस ट्रैक पे हमने दोनों चीज़ें लगा रखी हैं, असर नहीं पड़ेगा, फेलियर नहीं होगा। ट्रेनों का संचालन पूर्ण रूप से सही प्रकार से होता रहेगा। तो SHDAC को हम कन्वेंशनल ट्रैक के साथ लगा सकते हैं, IBS में लंबे ट्रैक में मॉनिटरिंग करने के लिए के साथ लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक सेक्शन में लगा सकते हैं तथा ब्लॉक सेक्शन में SG इंस्ट्रूमेंट के साथ, डायडो के साथ, नील्स टोकन इंस्ट्रूमेंट के साथ ब्लॉक सेक्शन क्लीयरेंस के लिए भी लगा सकते हैं। तथा आज आधुनिक रूप से जो डिजिटल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट UFSBI चल रहा है उसमें भी हम SHDAC को ब्लॉक क्लीयरेंस के रूप में लगाते हैं। सभी जगह SHDAC ये सेम प्रकार का होगा, अलग अलग उसके लिए अलग नहीं होगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन का यही सेम SHDAC उपयुक्त जितनी चीज़ें बताई गई सभी जगह लगाया जा सकता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी सब जगह सेम होगा, बस रिले का कांटेक्ट जहाँ पे देना होगा ब्लॉक में तो ब्लॉक सर्किट में देना होगा, कन्वेंशनल ट्रैक में तो ट्रैक के पैरेलल में देना होगा, ऑटोमेटिक सेक्शन में ऑटोमेटिक सर्किट में देना होगा, अलग अलग रिले का कांटेक्ट देना होगा। बाकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस SHDAC की वर्किंग सेम होगी, यथावत होगी। अब SHDAC में मुख्य रूप से कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें दो डिवाइसेस होती हैं, TX कॉइल तथा RX कॉइल। एक SHDAC में एक सेट में निम्नलिखित इक्विपमेंट होते हैं। जब हम लगाने के लिए एक सेट परचेज करेंगे या वे लगने के लिए सेक्शन में आएगा तो उसमें इतना सामान होगा। चूँकि इसमें एक एंट्री एंड होगा, एक एग्जिट एंड होगा, तो एंट्री एंड पे TX1, TX2 तथा RX1, RX2 होंगे। उसी प्रकार से एग्जिट एंड पे भी TX1 तथा TX2, RX1, RX2 होगा। इसमें क्या, इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि TX1, TX2 आपस में जुड़ी हुई होती हैं, दोनों कॉइल इनबिल्ट होती हैं, कंपनी से ही जुड़ी हुई इनबिल्ट मिलती हैं, तथा RX1, RX2 भी इनबिल्ट होती हैं। तो इसलिए उसको हम एक काउंट करते हैं। दोनों आपस में जुड़ी हुई होने पे एक सेट काउंट होगा, एक काउंट होगा। दोनों TX1, TX2 मिला के तथा RX1, RX2 मिला के एक काउंट होगा। तो एक हमें चाहिए होगा एंट्री पे और एक ही चाहिए होगा हमको एग्जिट पे। CL वाली कंपनी में SHDAC में TX1, TX2 तथा RX1, RX2 21 kHz तथा 23 kHz के होते हैं। TX1 तथा RX1 21 kHz पे काम करता है तथा TX2 तथा RX2 23 kHz पे काम करता है। इस प्रकार से ये काम करता है। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग क्यों रखी गई है? 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन के लिए कि एक तो डुप्लीकेट काउंट करके दोनों मैच किए जाएंगे, प्लस अगर ट्रेन का संचालन, ट्रेन का मूवमेंट 21 से 23 की तरफ होता है तो वो एंट्री से एग्जिट की तरफ माना जाएगा। अगर ट्रेन का संचालन पहले ट्रेन का व्हील 21 kHz वाली डिवाइस के बजाय 23 kHz वाली डिवाइस पे पहले आता है तो वो एग्जिट से एंट्री की तरफ मूवमेंट होगा। मतलब हम दोनों की फ्रीक्वेंसी से उस ट्रेन के डायरेक्शन को भी जज करते हैं, चेक करते हैं। इसी प्रकार से रीसेट बॉक्स में जो काउंटिंग दी जाती है वो काउंटिंग भी इस प्रकार से रखी जाती है कि
अगर ट्रेन का संचालन एंट्री से एग्ज़िट की तरफ होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ व्हील्स बढ़ेंगे, अगर एग्ज़िट से एंट्री की तरफ होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ व्हील्स घटेंगे। इस तरह से इसका संचालन किया जाता है। नंबर ऑफ़ व्हील्स घटेंगे, इस प्रकार से इसका नंबर ऑफ़ व्हील्स बढ़ेंगे। इस प्रकार से इसका संचालन किया जाता है और डायरेक्शन का भी इससे पता चलता है। तथा एक एंड पे हम एंट्री यूनिट लगाएंगे, एक पे एग्जिट यूनिट लगाएंगे। जो एक सेट लेंगे तो एक यूनिट पे ऊपर एंट्री लिखा होगा तथा दूसरे पे एग्जिट लिखा होगा, जिसमें हम लोगों के मॉडर्न कार्ड का स्विच सेटिंग चेंज होती है, जिसके माध्यम से हम उसको एंट्री और एग्जिट बना सकते हैं। इसके अलावा यूनिट के अलावा दो वाइटल रिले बॉक्स होंगे, एक एंट्री एंड पे लगेगा, एक एग्जिट एंड पे लगेगा। अगर किसी ट्रैक के साथ हम उसको ड्यूल डिटेक्शन में लगा रहे हैं तो एक ही रीसेट बॉक्स की आवश्यकता है। अगर उसको किसी स्टेशन पे लगा रहे हैं, ब्लॉक सेक्शन में लगा रहे हैं, किसी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ लगा रहे हैं तो उसके साथ हमें दोनों स्टेशनों पे सेपरेट या इंडिपेंडेंट रीसेट बॉक्स की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से उसको हम डिज़ाइन करते हैं। अब अदर सपोर्टिव इक्विपमेंट और क्या क्या चाहिए अगर हम कोई इंस्टॉलेशन करना है SHDAC का, तो अगर हमें IPS से 24 वोल्ट की सप्लाई सेपरेट मॉड्यूल से मिल जाती है तो हमें ये पहला वाला नंबर आइटम नहीं चाहिए, जो कि बैटरी चार्जर है। कन्वेंशनल चार्जर के माध्यम से हमें चलाना है तो पहले वाले मॉड्यूल उसको हमें वो सिस्टम में नहीं चाहिए। क्वाड केबल एक पेयर चाहिए, ब्लॉक सेक्शन में भी है तो मॉडम के लिए एक पेयर चाहिए। लोकेशन बॉक्स जिसमें हम साइड पे लगाएंगे उसको, वो फुल बॉक्स चाहिए, फुल बॉक्स होना चाहिए, जिसके अंदर SHDAC यूनिट लगाएंगे, नीचे आगे टर्मिनल लगा के उसको वो करेंगे। ये सारी चीज़ें हम उसको पूरा करेंगे। पच्चीस स्क्वायर mm की एल्युमिनियम केबल उसको फीड करने के लिए भेजेंगे, जिससे हमें सप्लाई को भेजना है। 25 स्क्वायर mm की केबल जहाँ पावर सोर्स से हम उसको भेजेंगे वहाँ से हमें 25 स्क्वायर mm की केबल की आवश्यकता होगी। वो 2 कोर की कॉपर केबल हो सकती है, जैसी लेंथ की आवश्यकता होगी। तथा रीसेटिंग सर्किट के लिए रीसेट बॉक्स से कनेक्ट करने के लिए हमें 12 कोर की सिग्नलिंग केबल 1.5 स्क्वायर mm वाली आवश्यकता होगी, रीसेट बॉक्स से लेके जहाँ पर यूनिट लगी हुई है। अगर कन्वेंशनल ट्रैक के साथ ड्यूल में लगी तो पास में ही रीसेट बॉक्स होगा, अगर ब्लॉक सेक्शन में लगा तो स्टेशन ऑफिस में रीसेट बॉक्स होगा और यूनिट हम लोगों की साइड पे होगी, एडवांस के पास होगी, होम के पास होगी। इस प्रकार से होगा। एंट्री एग्जिट दोनों के लिए अर्थिंग, सारा अर्थिंग का आवश्यकता होगी। डिफ्लेक्टर प्लेट्स एंट्री एंड पे भी चाहिए, एग्जिट एंड पे भी डिफ्लेक्टर प्लेट्स की आवश्यकता होगी। तथा VR रिले बॉक्स पे 24 वोल्ट की 2 रिले की आवश्यकता होगी, जो कि एक VR तथा PR होगी। दोनों एंड पे एक VR PR की आवश्यकता होगी, सेपरेट, जो अपने अपनी यूनिट से पिकअप या वर्क करेंगी। इसमें डिवाइस लगाने के एक्सेल डिटेक्टर्स किस प्रकार से लगाएंगे वो दिखाया गया है। पहला फिगर में दिखाया गया है कि ये एडवांस से, अगर एडवांस स्टार्टअप दिखाया गया है और अगले स्टेशन का होम सिग्नल दिखाया गया है। इसमें एडवांस स्टार्टअप से लगभग 13 मीटर पे डिवाइस लगाएंगे सिग्नल रिप्लेसमेंट ट्रैक के साथ। जैसे डिवाइस पे इंटर होगी ट्रेन, वैसे ही सिग्नल ऑटोमेटिक डेंजर हो जाना चाहिए, लाल हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः लाल हो जाना चाहिए। उसी प्रकार से अगले स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने पर होम सिग्नल से 180 मीटर पर हमको ट्रैक डिवाइस लगानी चाहिए। 180 मीटर पर क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर होता है। 180 मीटर पे डिवाइस लगाने का ये फ़ायदा है कि जैसे ही ये डिवाइस से ट्रेन पूरी निकल जाएगी, क्लियर हो जाएगा, तो उसी के साथ साथ ब्लॉक ओवरलैप भी क्लियर हो जाएगा और हम लोगों का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल होकर अगली गाड़ी को लाइन क्लियर देने की फैसिलिटी हम लोग ऑपरेटिंग स्टाफ को दे सकते हैं। इसलिए हम लोग होम सिग्नल से 180 मीटर पे ही SHDAC या BPAC में एक्सेल काउंटर की डिवाइस को लगाते हैं।
अब जैसा दूसरे पहले फिगर में देखिए, दोनों अगर एडवांस स्टार्टर पे आप अगले स्टेशन की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो दोनों डिवाइसेस, एडवांस स्टार्टर पे डिवाइस तथा होम सिग्नल पे डिवाइस, दोनों डिवाइसेस लेफ़्ट साइड में लगी हुई हैं। अगले चित्र में देखेंगे दोनों डिवाइसेस राइट साइड में लगी हुई हैं। और तीसरे चित्र में एडवांस की डिवाइस लेफ़्ट साइड में तथा होम की डिवाइस राइट साइड में लगी हुई है। तो इस प्रकार से एक लेफ़्ट तथा एक राइट में डिवाइसेस नहीं हो सकती हैं। एक लेफ़्ट में होगी, एक राइट साइड में डिवाइस होगी। तो ये गलत होगा। SHDAC में दोनों डिवाइस सेम साइड में लगनी है। MSDAC में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप एक को लेफ़्ट में लगाएं, अगली एग्ज़िट वाले को राइट में लगा सकते हैं। लेकिन SHDAC में CL में अगर आपने एंट्री वाली लेफ़्ट साइड में लगाई है तो एग्ज़िट वाली भी लेफ़्ट साइड में लगानी होगी। अगर एंट्री वाली राइट साइड में लगाई है तो एग्ज़िट वाली भी राइट साइड में ही लगानी होगी। दोनों को अपोजिट साइड में नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रैक के कर्व को रेल के डायमेंशन के हिसाब से उसी तरह से सेम व्हील को ही काउंटिंग करेगा। अगर एक को आपने लेफ़्ट में लगाया, दूसरे को राइट में लगाया, तो लेफ़्ट साइड वाले व्हील से तो काउंटिंग एंट्री की हो जाएगी, और जबकि एग्ज़िट को राइट साइड वाला व्हील काउंटिंग करेगा, जिससे डिफरेंस हो सकता है तथा रेल के फ्लंज में भी अंतर हो सकता है। इसलिए कर्वेचर या डायरेक्शन के हिसाब से दोनों को हमें एक ही रेल में, एक ही साइड में, रेल के एक ही साइड में दोनों डिवाइसेस को लगाना है। डिवाइस लगाने के लिए मार्किंग जिग का उपयोग किया जाता है। मार्किंग जिग मतलब जिसको रख के हमें सेंटर ऑफ ट्रैक से दोनों होल करने होते हैं, दोनों होल किए जाते हैं। इस प्रकार से हम उसमें होल करके 60 kg, 52 kg तथा 90 R के जिग को होल करके हम उसको बनाते हैं, और उसको हम उस प्रकार से होल कर लेते हैं। इस प्रकार से हम होल करके डायमेंशन करके होल करेंगे, फिर उसमें दोनों TX तथा RX डिवाइसेस को हम बांधते हैं। उसके लिए एक मार्किंग जिग कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसको सेंटर पे रख के होल करके हम डिवाइसेस को लगाते हैं। रिले बॉक्स की वायरिंग, जो वाइटल रिले बॉक्स होता है वो SHDAC यूनिट में ही रखा जाता है, बगल में, यूनिट के बगल में रखा जाता है, जिसमें उसकी वायरिंग कुछ इस टाइप से होती है। रिले ड्राइवर कार्ड सिक के आउटपुट के माध्यम से कपलर से वो जुड़ा हुआ होता है, और कपलर से वो उसके माध्यम से कपलर से कनेक्ट होता है, जिससे रिले VR तथा PR पिकअप होती हैं। उस प्रकार से वो फंक्शन होता है। इसको हम SHDAC की यूनिट में ही लगाते हैं। अब SHDAC यूनिट के नीचे हम लोग जो देखते हैं उसमें क्या क्या टर्मिनेशन होता है नीचे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें जो TX1 तथा TX2 होता है 21 किलोहर्ट्ज़ का होता है, तथा TX2 23 किलोहर्ट्ज़ का होता है। RX1 21 किलोहर्ट्ज़ का होता है तथा RX2 23 किलोहर्ट्ज़ का होता है। इस प्रकार से TX1 एनर्जाइज होके 21 किलोहर्ट्ज़ जाके RX1 के माध्यम से 21 किलोहर्ट्ज़ विवेटर बनाता है, तथा TX2 23 किलोहर्ट्ज़ के माध्यम से RX2 23 किलोहर्ट्ज़ के माध्यम से आता है। और ट्रेन का मूवमेंट अगर 21 से 23 है तो पहले 21 पे पल्स डिटेक्शन होगा, फिर 23 पे होगा। अगर 23 से 21 है तो पहले 23 पे होगा। उस प्रकार से होगा। जो TX1 डिवाइस की तरफ केबल जाती है और RX1 वाली डिवाइस से आउटपुट आकर यूनिट के SC1 SC2 कार्ड से जुड़ती है। RX1 पहले SC1 कार्ड से तथा RX2 दूसरे SC1 कार्ड से जुड़ता है। अगर ट्रॉली प्रोटेक्शन की आवश्यकता है तो TR या TPR जैसा दूसरी रो में TX3 में दिया गया है। PR रिले के लिए, पायलट ट्रेन के लिए
TX2 जो पहला रैक है, पहला वागो टर्मिनल है, इसमें ऊपर वाली सप्लाई वीसेट के लिए होती है। वीसेट के लिए जब सप्लाई आती है वो पहली वाली सप्लाई होती है। वाइटल रिले बॉक्स के अंदर जो VR तथा PR पिकअप होती है, उसके माध्यम से रिपीटर, हम लोगों के मेन सर्किट के लिए जो रिपीटर पिकअप होती है वो VR के पिकअप कॉन्टैक्ट से इन्हीं दोनों वायर 3 और 4 के माध्यम से सप्लाई उसको हम लोग भेजते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग उसको पिकअप करते हैं। तथा मॉडम, दोनों मॉडम को लिए सप्लाई, मॉडम दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एंट्री और एग्ज़िट का, उसके लिए जो सप्लाई होती है वो नीचे से जुड़ी होती है, जो कि कॉर्ड केबल पे काम करता है। मॉडम लाइन का वोल्टेज जिसके माध्यम से दोनों मॉडम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक मॉडम अपना डाटा ट्रांसमिट करता है, जो उधर का मॉडम, दूसरे एंड का मॉडम इसको रिसीव करता है। जब उधर का मॉडम अपना डाटा ट्रांसमिट करता है तो इधर का मॉडम उसको रिसीव करता है। इस प्रकार से सारी चीज़ें नीचे वागो टर्मिनल या ARA टर्मिनल के माध्यम से दी जाती हैं। इसके बैक साइड में प्लेट्स में सबसे ऊपर ऑन ऑफ स्विच होता है, फिर पावर सप्लाई के लिए एक कपलर होता है, MS कपलर होता है, नीचे अर्थिंग जो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए कनेक्शन करने के लिए होता है। और राइट साइड में ये कपलर्स होते हैं, एक मॉडम का कपलर होता है, एक VR रिले जो बॉक्स होता है, वाइटल रिले बॉक्स, उसके लिए कपलर जाता है। इसी कपलर के माध्यम से VR तथा PR पिकअप ड्रॉप होती हैं। एक RX कॉइल के लिए कपलर से आता है, जो RX कॉइल का आउटपुट आता है वो इस कपलर में लगता है, और जो TX कॉइल के लिए सप्लाई जाती है वो इसके नीचे वाले TX कॉइल के कपलर के माध्यम से जाती है। रीसेट बॉक्स की वायरिंग अलग अलग होगी, उसमें सारे इंडिकेशन चेक करने होते हैं कि फेल कंडीशंस में ही रीसेट होना चाहिए, उसमें सारे इंडिकेशन होते हैं, काउंटिंग होती है, उसी से रीसेट करने पे 48 वोल्ट जनरेट होकर यूनिट पे आती है। तो इसकी वायरिंग का किस तरह से 8 वायर की वायरिंग होती, वो किस तरह से होती, वो इस चित्र में दिखाया गया है। रीसेट हमेशा SHDAC कमीशनिंग करने के बाद 2-3 दिन तक उसको सारे इंडिकेशन, सारे वर्किंग को हम लोग मॉनिटर करने के बाद ही, जब ठीक प्रकार से संतोषजनक होता है, तभी हम उसको सिस्टम को कमीशन करते हैं। उसके पहले हम लोग कमीशन नहीं करते। पावर सप्लाई के लिए जैसे मैंने पहले बताया, अगर IPS से सप्लाई दे रखा है तो उसके लिए 24 वोल्ट 3 एम्पियर का 5 एम्पियर तक का मॉड्यूल बड़े आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर हम उसके अलावा हमें बैटरी चार्जर से करना है तो 24 वोल्ट कम से कम 40 H की बैटरी उसके लिए आवश्यक है। अगर आजकल के उसमें IPS से हमेशा पावर सप्लाई मिल जाती है, इसलिए इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। यूनिट लगाने के बाद, डिवाइसेस को जिग से मार्किंग करने के बाद, कनेक्शन करने के बाद, रीसेट बॉक्स की वायरिंग करने के बाद, वाइटल रिले बॉक्स बगल में लगाकर उसके कपलर से सारे कपलर टाइट करने के बाद, अर्थिंग कनेक्शन करने के बाद, हम उसको चेकलिस्ट से एक एक चीज़ को चेक करते हैं। जो VR तथा PR के रिपीटर रिले हट या स्टेशन पे लगाते हैं, उन पे वोल्टेज चेक करते हैं कि सिस्टम नॉर्मल होने पे उन पे कितना वोल्टेज पहुंचता है VPR पे, तथा सिस्टम रीसेट होने पे PPR में कितना वोल्टेज पहुंचता है। रिले के कनेक्शन तथा डन प्रॉपरली हैं या नहीं है ये देखते हैं। फ्यूज प्रॉपर रेटिंग के लगे हैं कि नहीं लगे ये देखते हैं। रीसेट बॉक्स इस मैनुअल के हिसाब से लगाया गया है कि नहीं लगाया गया ये देखते हैं। रीसेट बॉक्स इस फिक्स, ठीक प्रकार से फिक्स है कि नहीं है ये देखते हैं। ये सारी चीज़ें देखते हैं। रीसेट बॉक्स वुडन प्लैंक से कसा हुआ होना चाहिए ताकि उसमें कोई किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। रीसेट बॉक्स में अर्थिंग प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। रीसेट बॉक्स में सारे इंडिकेशन, क्लियर का, प्रिपेटरी का, ऑक्यूपाइड का इंडिकेशन ठीक प्रकार से होना चाहिए। जब SHDAC सारा इंस्टॉल करने के बाद उसको हम कमीशनिंग के लिए चेक करते हैं तो
सभी कुछ चेक करना चाहिए कमीशनिंग के पहले। सारी ट्रैक डिवाइसेस ठीक प्रकार से लगी हुई हैं, टाइट हैं। SHDAC यूनिट में सारे इंडिकेशन प्रॉपर जल रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। इवेंट लॉगर कार्ड जो कार्ड नंबर 5 होता है, उसमें अगर हम अपने PC के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से कंपनी का सॉफ्टवेयर डाल के इवेंट्स को भी, रिकॉर्डेड इवेंट्स को भी चेक कर सकते हैं। जो उसमें अभी तक जितने मूवमेंट हुए होंगे इंस्टॉलेशन के बाद, वो सारे मूवमेंट सारे इवेंट्स इसने रिकॉर्ड किए होंगे और वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्ड नंबर 5 में कनेक्ट करके लैपटॉप को हम देख सकते हैं। 4 से 5 दिन तक हमें सिस्टम को इस प्रकार से देखना चाहिए। ये SHDAC का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया गया जैसे कि साइट पर एंट्री पर 2 डिवाइसेस लगी होंगी, TX1 TX2 RX1 RX2। उसी प्रकार से एग्जिट पे भी 2 डिवाइसेस लगी होंगी, TX1 TX2 RX1 RX2। तो TX1 और TX2 और RX1 RX2 दोनों आपस में इनबिल्ट होते हैं, लेकिन TX1 RX1 21 किलोहर्ट्ज़ पे काम करेगा तथा TX2 तथा RX2 23 किलोहर्ट्ज़ पे काम करेगा। तो TX1 RX1 जो है SC1 से ही TX1 को इनपुट जाएगा तथा RX1 का आउटपुट SC1 कार्ड को आएगा। उसी प्रकार से TX2 को इनपुट SC2 कार्ड से जाएगा तथा RX2 का आउटपुट SC2 कार्ड को आएगा। इसके बाद SC1 SC2 कार्ड नंबर 1 2 होते हैं। कार्ड नंबर 3 4 MLB1 MLB2 हो गया। कार्ड नंबर 5 हो गया इवेंट लॉगर। कार्ड नंबर 6 हो गया मॉडम, जो दोनों इवेंट एंट्री और एग्जिट के मॉडम आपस में जुड़े होते हैं। कार्ड नंबर 7 हो गया रिले ड्राइवर कार्ड तथा कार्ड नंबर 8 हो गया DC-DC कन्वर्टर। तो इस प्रकार से ये सारे वर्क करते हैं। अब TX1 और RX1 SC1 कार्ड से जुड़े होंगे, फंक्शन करेंगे। SC2 कार्ड TX2 RX2 से जुड़े होंगे। दोनों अपना SC1 SC2 इंडिविजुअल डाटा इवेंट MLB कार्ड को देंगे। MLB मतलब माइक्रोलॉजिक बोर्ड। MLB कार्ड में एरर का भी इंडिकेशन आता है। 8 LED लगी होती, ऊपर की 4 अलग डिस्प्ले करती, नीचे की 4 LED अलग डिस्प्ले करती हैं। उनके डिस्प्ले के हिसाब से काउंटिंग करके एरर की पोजीशन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से नंबर की सिस्टम में फेलियर के समय एरर है। अगर सिस्टम नॉर्मल चल रहा है, कोई एरर नहीं है, तो ये सारी एलईडियाँ बंद होगी, कोई इंडिकेशन नहीं होगा, ब्लैंक LED होगी। और कार्ड नंबर 5 इवेंट लॉगर को भी इंफॉर्मेशन इसी के माध्यम से देते हैं। तो ये MLB कार्ड्स आपस में भी दोनों जुड़े होते हैं, SC1 SC2 से भी जुड़े होते हैं। दोनों MLB कार्ड अपना डाटा मैच करके 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन, मतलब दोनों MLB का डाटा अगर मैच होगा तभी दोनों मॉडम कार्ड को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोनों MLB कार्ड मॉडम कार्ड से भी जुड़े होते हैं। पूरा माइक्रोलॉजिक जो भी SHDAC का है, पूरा दोनों इन्हीं MLB कार्ड पे डिपेंड होता है। जब दूसरे एंड से इंफॉर्मेशन मॉडम कार्ड के माध्यम से मिलने के बाद, काउंटिंग सेम होने के बाद, क्लियर होने के लिए रिले ड्राइवर कार्ड को कमांड भी MLB कार्ड के माध्यम से ही जाती है। तो मॉडम कार्ड का केवल कम्युनिकेशन का रोल है, अपना सारा इंफॉर्मेशन दूसरे एंड को भेजना, दूसरे एंड की सारी इंफॉर्मेशन दोनों MLB कार्ड को देना। रिले ड्राइवर कार्ड का काम है वाइटल रिले बॉक्स में दोनों VR तथा PR को पिकअप करना या सप्लाई ना मिलने पर वो ड्रॉप अवस्था में रहना। तो रिले ड्राइवर कार्ड को जो भी कमांड आएगी दोनों MLB कार्डों के माध्यम से ही आएगी। DC-DC कन्वर्टर कार्ड, जो पावर सप्लाई कार्ड भी कहते हैं, जो कि सिस्टम में जितने प्रकार की सप्लाई की आवश्यकता है यूनिट के अंदर, चाहे वो TX1 TX2 के लिए हो, फ्रीक्वेंसी के लिए हो, SC1 SC2 के लिए हो, मॉडम कार्ड के लिए, MLB कार्ड में इंडिकेशंस के लिए हो, सभी यूनिट में इंडिकेशंस के लिए सारी पावर सप्लाई DC-DC कन्वर्टर के माध्यम से हम लोग देते हैं।
ये पल्स से पर दिया गया है कि जब डिवाइस लगी होगी TX1 और TX2 पे उसका मूवमेंट किस प्रकार से होगा, ये हम लोग उसमें देखते हैं। अगर RX1 से RX2 की तरफ ट्रेन का संचालन हो रहा है तो पहले RX1 में इस प्रकार से पल्स कटेगी, फिर RX2 में कटेगी। लेकिन अगर वही RX2 से मतलब अगर ट्रेन का संचालन एंट्री से एग्ज़िट की तरफ हो रहा है तो RX1 से RX2 की तरफ होगा। अगर ट्रेन का संचालन RX2 से RX1 की तरफ हो रहा है तो उसका संचालन दूसरी तरफ से उस प्रकार से होगा। इसमें उसी प्रकार की पल्स को दिखाया गया है कि किस प्रकार से उसका संचालन होगा। इसमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाया गया है कि ऊपर जब कोई ट्रेन का संचालन नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्रकार से फ्लंज के ऊपर से फ्लो हो रहा है, जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसका व्हील इसके ऊपर से निकलता है, आता है ट्रेन का व्हील, तो ये फ्लक्स कट के नीचे θ2 के माध्यम से नीचे RX कॉइल की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। लेफ़्ट साइड में TX कॉइल है, ट्रांसमीटर है, तथा राइट साइड में रिसीवर को शो किया गया है। इसमें कार्डों को दिखाया गया है। यूनिट में कार्डो इस प्रकार से होंगे 8 कार्ड। देखिए पहले में दिखाया हुआ है SC1 कार्ड, दूसरे में SC2 कार्ड, फिर MLB कार्ड जिसमें ऊपर LED का इंडिकेशन है, स्टेटस सिग्नल है जिसको हम ऊपर के 4 तथा नीचे के 4 की काउंटिंग को ऐड करके एरर को क्लियर करते हैं और उसको मैनुअल के अनुसार पढ़ के उस फेलियर को दूर करने की कोशिश करते हैं। कार्ड नंबर 3 और 4 में एरर की जो कोई काउंटिंग होगी वो सेम आएगी। अगर पहले में 10 आई तो दूसरे में 10 आएगी, पहले में 80 आएगी तो दूसरे में भी 80 आएगी। दोनों MLB कार्ड में एरर की जो काउंटिंग करने पर दोनों में एरर का जो टोटल आएगा वो सेम आएगा। नीचे इंडिकेशन दिया गया है ऑक्यूपाइड और क्लियर का। अगर सेक्शन में गाड़ी है या फेलियर है तो ऑक्यूपाइड होगा, अगर सिस्टम क्लियर है, कोई व्हीकल नहीं है तो वो क्लियर आएगा। 5वां कार्ड इसमें इवेंट लॉगर कार्ड है। उसका अगर उसको हम ब्लैंक भी रखते हैं तो उससे सिस्टम की वर्किंग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बस वो किसी भी इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। अगर ये लगा होगा तो सभी इवेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। कार्ड नंबर 6 है मॉडम कार्ड। इसमें जब मॉडम कार्ड डाटा दूसरे मॉडम को ट्रांसमिट करेगा तो TX जलेगा, जब दूसरे एंड से डाटा रिसीव करेगा तो रिसीवर जलेगा। जब सिस्टम को हम ऑन ऑफ करेंगे, ऑन करने पर कुछ समय के लिए मोड जलेगा, फिर उसके बाद ये ब्लैंक हो जाएगा। CD फॉर कैरियर डाटा, जब भी डाटा कैरियर होगा तब ये फ्लैशिंग करेगा, ब्लिंक करेगा। 7वां नंबर कार्ड रिले ड्राइवर कार्ड है। MLB कार्ड से कमांड आने पर रिले ड्राइवर कार्ड से वोल्टेज जनरेट होकर VR तथा PR को जैसा कमांड आएगी उस अनुसार पिकअप ड्रॉप करेगा। 10वां पावर सप्लाई कार्ड है जिसमें SHDAC यूनिट से संबंधित सभी पावर सप्लाई जनरेट होती हैं तथा ट्रांसफ़र होती हैं, जनरेट होकर सभी कार्डों की वर्किंग के लिए। SHDAC के लिए मेंटेनेंस शेड्यूल क्या है? मंथली है। TX कॉइल RX कॉइल का लेवल हर महीने प्रॉपर रूप से नोट डाउन करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, जिसमें ±10% से अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से RX कॉइल का भी पैरामीटर सारे नोट करेंगे और वो भी ±10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वो यूनिट के नीचे जो यावे टर्मिनल या वागो टर्मिनल है वहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स नोट किए जाएंगे। ट्रैक डिवाइस के जो बोल्ट हैं वो प्रॉपर टाइट होने चाहिए और कोई मूवमेंट उस पर नहीं होना चाहिए। डिफ्लेक्टर प्लेस लूज अवस्था में नहीं होनी चाहिए। डिफ्लेक्टर प्लेस पूरी ठीक प्रकार से कसी होनी चाहिए। फील्ड यूनिट मतलब 8 SHDAC के कार्डों का क्या मेंटेनेंस है या क्या पैरामीटर्स है। उसमें SC1 SC2 कार्ड नंबर 1, 2 का पैरामीटर्स नोट करना चाहिए, जिसकी रेंज 2 वोल्ट से 2.5 वोल्ट DC के बीच होनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो हमें ट्रैक डिवाइस
जिस डिवाइस का RX1 का वोल्टेज कम है तो RX1 को बदलना चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें दोनों डिवाइसें इनबिल्ट होती हैं RX1 RX2, तो एक का भी लेवल कम होने पे हमें दोनों एक साथ बदलनी पड़ेंगी। तो अगर 2 वोल्ट DC से आउटपुट कम आता है तो उस केस में हमको ये डिवाइसेस रिप्लेस कर देनी चाहिए ताकि फ्यूचर में फेलियर से बचा जा सके। DC कन्वर्टर्स के सारे पैरामीटर्स वोल्टेज नोट करने चाहिए। मॉडेम का फ्रीक्वेंसी तथा वोल्टेज नोट करके हर महीने उसको नोट करना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में VR रिले पे जो वोल्टेज होगा मोर देन 20 वोल्ट होना चाहिए। वो उसके R1 R2 पे नापने पर 20 वोल्ट से ज़्यादा वो मिलना चाहिए। सभी मॉड्यूल ठीक प्रकार से टाइट होने चाहिए। सारी कपलर ठीक प्रकार से टाइट होने चाहिए तथा रिले रूम में जो भी पावर सप्लाई से कंसर्न कनेक्शंस हैं सारे ठीक प्रकार से टाइट होने चाहिए। अब हमको क्या डू एंड डोंट्स SHDAC के लिए तथा MHDAC के लिए क्या डू एंड डोंट्स करने हैं। एक तो 21 किलोहर्ट्ज़ तथा 23 किलोहर्ट्ज़ में TX कॉइल की आउटपुट की लीड तथा RX कॉइल के आउटपुट की लीड, दोनों लीडें अलग अलग पाइप में जानी चाहिए। SC1 कार्ड से जो सप्लाई आती है TX1 TX2 के लिए उसको अलग पाइप में आना चाहिए, और जो RX1 RX2 से आउटपुट बन के जाती है SC1 कार्ड के लिए वो अलग पाइप में होनी चाहिए, डिफरेंट पाइप में होनी चाहिए। उनका लेवल भी हमको एज़ पर ड्राइंग ही हमको वो जिग के माध्यम से डिवाइसेस को लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि TX अंदर साइड में इनसाइड लगा दें और RX हम आउटसाइड में लगा दें। TX हमेशा आउटसाइड होती है और RX1 RX2 हमेशा इनसाइड रेल के लगाते हैं। प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ दोनों TX RX को लगानी चाहिए। जैसा हो एडवांस की डिवाइस में अगर लेफ़्ट साइड में डिवाइस को लगाया गया है तो होम पे भी या अगले पॉइंट पे भी हमें लेफ़्ट साइड में ही लगाना चाहिए। जिन स्लीपर पर डिवाइस बंधी होगी वो प्रॉपर रूप से उनकी पैकिंग होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार की लूज़ पैकिंग नहीं होनी चाहिए। जो TX RX से केबल आएगी उसकी शीट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना चाहिए ताकि किसी प्रकार के अर्थिंग के प्रॉब्लम उसमें ना आए। वायरिंग के लिए रिपेंडेंट केबल का यूज़ करना चाहिए। बैटरी चार्जर 24 वोल्ट का ही होना चाहिए। केबल का कनेक्शन कहीं पे भी किसी भी जगह लूज़ नहीं होना चाहिए। डिवाइस और MS कपलर पीछे ठीक प्रकार से टाइट होने चाहिए। यूनिट तथा विशेष बॉक्स में सीलिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए तथा साइड पर सील होना चाहिए। रीसेटिंग तभी की जाए जब सेक्शन पे कोई गाड़ी ना हो, ये प्रॉपर इंश्योर करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, इंस्टॉलेशन के समय में क्या देखना कि क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। एक्सल किसी भी जॉइंट के पास हमको एक्सल डिटेक्टर को डिवाइस को नहीं लगाना चाहिए। कम से कम 6 स्लीपर दूर हमें लगाना चाहिए। एक्सल डिटेक्टर्स को कम से कम 6 स्लीपर दूर हमको लगाना चाहिए। खराब रेल या बर्नआउट रेल पे हमको एक्सल डिटेक्टर्स को नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी वजह से TX और RX के केबल में कट हो जाता है तो उसको जॉइंट करके नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये फेस पे काम करता है, फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जिससे जॉइंट होने पर फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। TX और RX के आउटपुट केबल या लीड केबल को अलग अलग पाइप में ले जाना चाहिए, दोनों को एक साथ नहीं ले जाना चाहिए। आउटडोर के लिए रिकमेंडेड केबल का ही यूज़ करना चाहिए। कर्व या बहुत ज़्यादा स्लोप पर एक्सल डिवाइसेस को नहीं लगाना चाहिए। किसी भी कार्ड को यूनिट ऑन अवस्था में नहीं निकाल कर चेक करना चाहिए, ना रीप्लग करना चाहिए, ना टाइट करना चाहिए। जब भी हमें SHDAC के कार्ड का रिप्लेसमेंट या रिमूव करना है, चेक करना है, तो हमें पहले सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसमें कुछ करना चाहिए। उससे पहले हमें उसमें कुछ नहीं करना चाहिए। ये हो गया डू एंड डोंट्स। इस प्रकार से हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। धन्यवाद।